चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी for the previous year 2020-21. ये प्रॉब्लम मैंने असाइनमेंट में देके रखा था, उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। जो लोगों का हो गया अच्छा बात है। चलिए, क्या क्या है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हाउ मच? 30,000 per month. 30,000 per month. सॉरी, 30,000 per month. 30,000 पर मंथ। मतलब स्नेहा जॉइन করেছো? है सर। चलो, 3,60,000 DA কিছু বলা নেই তো ধরে নিলাম পুরোটাই ফর্মিং পার্ট। %60 of basic salary, that is 3,60,000. How much? 2,60,000. Taxable allowances. Uniform. What I have told you, that uniform allowances is basically to the maintain the uniform for the official purpose. So basically benefit actually not derived in real terms by the employee. So it should not be taxable in the hands of employee, but it may be taxable if the amount of allowances given to you and you have expend lesser amount than the actual allowance you have, which you have received. So the difference is your personal enjoyment. Matlab, and you will pay tax on that amount. So in a nutshell हम लोग बोल सकते हैं जितना allowance exempted है, जितना official purpose के लिए इस्तेमाल हुआ है। In excess of amount, अगर आपको मिल रहा है 20,000 रुपए और खर्चा कर रहा है 18,000, so the 20,000 assumed to be personal in nature. No question of refunding. It is your personal in nature, so it will you have to pay tax on that income. Uniform allowance received how much? Uniform allowance received 2,000 per month. 2,000 per month. Bolo, sir, 24,000. Good. Less. Exempted. कितना amount utilized for office? कितना? 1,000. 1,000 actual expenses. तो बाकी क्या रिफंड दिया है? नो, पर्सनली एंजॉय किया है। कितना बेटा? 12,000. 12,000. गुड। नेक्स्ट,
helper allowance 3,000 per month. Is it 3,000 per month? Yes, sir. Yes, sir. कितना? 36,000. सर कुछ नहीं बोला है whether used for official or personal, but sir as per our knowledge आपने कुछ ग्रुप ऑफ अलाउंसेस दे दिया था जो बेसिकली कुछ बोले ना बोले एज्यूम कर लेंगे ऑफिशियल पर्पस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड स्पेसिफिकली। ठीक है, exempted assuming amount spent entirely for office। कितना? 36,000. टैक्सेबल कितना होगा? Nil. अब्दुल ज्वाइन किया है? हेल्पर अलाउंस हो गया। कार अलाउंस, सर मैं कन्वेंस की जगह ऑफिस काम के लिए मैं कार दे रहा हूं, सो कार अलाउंस कितना? 3,000 per month. और उसमें बोल दिया है 60% पर्सनल यूज, तो बाकी किसके लिए यूज हुआ होगा? ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए तो डिडक्शन मिलेगा सिर्फ ऑफिस यूज के लिए 3,000। कितना? 36. लेस exemption less exemption amount spent for office पर्सनल अगर 60% है कितना? 40% होगा ऑफिस। 14,400. बोलो। 21,000. 21,600. सॉरी 21,600. 21,600. देन क्या है? एकेडमिक अलाउंस, जैसे रिसर्च अलाउंस होता है वैसे ही एकेडमिक अलाउंस 1,000 पर मंथ। अच्छा, ये एकेडमिक अलाउंस को ना मैं काट देता हूं, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस करता हूं, सिटी कंपेंसेटरी। सर काट रहे क्यों सर, हम लोग तो कर दिए। ओके रुपीज 1,000। चलो जी, कल वाला काम काज काम कुछ नहीं, गाने रुपीज 1,000 कितना होगा? 12,000.
लेस, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नील, city compensatory allowance fully taxable, city compensatory allowance मतलब सिटी में जो लोग रहते हैं उसका खर्चा ज्यादा होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए दिया जाता है। 1000 into 12 fully taxable, children education allowance for 3 children ₹50 each, very interesting होने वाला है। children education allowance ₹50 करके पर मंथ into 12 months, कितना बच्चा है? 3 बच्चा, तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा? कंपनी आपका 10 बच्चे को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का पैसा और आप एम्प्लॉय जो चाहे करे। 1800, मुझे बोलिए, वही देखने के लिए मैंने ये दिया था। लेस एग्जामिशन कितना? 100 month into 2 child 50 होगा सर। 100 होगा तो 12 into 2। 12 into 2, yes sir, एग्री और डिसएग्री? agree sir। वेरी गुड। स्नेहा, नीलिमा, विष्णुप्रिया, सर बोलो। सर 50 रुपया मिल रहा है ना, तो उसी के ऊपर एग्जाम्पशन होगा ना। क्यों? 100 रुपया तो बोल दिया था। लेकिन मिल तो 50 रुपया रहा है ना। तो क्या हुआ? 100 per month in एग्जाम्पशन तो 100 रुपीज बोल दिया था। मैक्सिमम 100 रुपया तक का छूट है, वो बोला गया है। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर, हम बोल रहे हैं 50 रुपया मिला है तो उसी के ऊपर ही एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। कारण? मैक्सिमम 100 रुपया तक जाएगा ना सर, अब मिला 50 है तो 50 पे करना चाहिए। आज क्या बोलना चाहते हो? सर जब एक्ट बोल दिया है 100 रुपीज पर चाइल्ड मैक्सिमम है, तो फिर हमको कितना मिल रहा है उससे तो कुछ मतलब ही नहीं है। वो कंपनी तो ज्यादा भी दे सकता है, तो हम ज्यादा थोड़ी देंगे उसको। 100 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है। तो क्या करना चाहिए था? सर 100 रुपीज पे ही करना होगा और टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। वेरी गुड। चाँद, तुम्हारा क्या सवाल है? तुम्हारा क्या एक्सप्लेनेशन है? समझ चुके हो क्या बोला है ताज ने? नहीं सर, उतना समझ नहीं आया हमको। एक चीज तो बोलना पड़ेगा, जैसे आपका भाई का दिमाग क्लियर था टैक्स में, तुम्हारा भी दिया हुआ एकदम दिमाग परफेक्टली क्लियर है। क्लास में ही बोल रहा हूं। वेरी गुड। 99% टीचर्स एंड स्टूडेंट यहां पर जाके उल्टा करता है। तुमको पर चाइल्ड 100 बोला था पर मंथ, देन हाउ कुड यू राइट ₹100 जहां पर मंथ 150 मिल रहा है एक एक बच्चे को?
पर चाइल्ड के हिसाब से आपको 100 बोला है और आपको मिल रहा है 50। कभी भी इनकम एग्जेम्पशन से ज्यादा हो एग्जेम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है। अरे इनकम तो हुआ ही है उस कैटेगरी में 50, तो एग्जेम्पशन कैसे 100 रुपीज का मिलेगा? उसको मैक्सिमम अलाउंस 100 रुपीज पर चाइल्ड का छूट है, उसको मिल ही रहा है पर चाइल्ड 50, तो 100 कैसे होगा? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली इसके लिए ही मैंने ये प्रॉब्लम को सेट किया था। इम्प्रेस्ड, क्वाइट इम्प्रेसिव। चाँद एकदम फुल टॉस मार रहा है आजकल। चलो समझ में आया ना? बोलना पड़ेगा पंकज। नो सर, नहीं समझ में आया। अरे एग्जामिशन कितना था? 100 रुपया मैक्सिमम, अप टू 100 रुपया। और उसका एक एक बच्चे को दे कितना रहा है? बच्चे के लिए इनकम कितना हो रहा है? 50 रुपीज। एग्जामिशन क्या इनकम से ज्यादा हो सकता है? मैंने तो सर। टोटलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं इंडिविजुअली बोल दिया था। रुपीज ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, रुपीज 5000 फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा तो वर्ड नहीं बोला था। बोला है पर चाइल्ड रुपीज 50, 100 इज पर मैक्सिमम। तो उसको तो मिल ही रहा है 100 रुपीज, 50 रुपीज, तो 100 रुपीज का एग्जाम्पशन कैसे लेगा? समझ में आया? सर। ओके, एनीवन जिसके लिए अभी भी डाउट है? बहुत ही अच्छा था। कितना? चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 200 पर मंथ पर चाइल्ड। कितना होगा? 7,200. 7,200। एग्जामिशन कितना? बोलो। 200 into 12 into 2 child। 300 नहीं होगा? नहीं। No, sir. How much? 4,800. $2,400. Next. Medical allowance 500 per month. Medical fully taxable. बोलो कितना होगा? 6,000। Entertainment allowance. Entertainment allowance कितना? सर 1000 पर मंथ नहीं, fully taxable 1000। सर डिडक्शन, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सेक्शन 60 से उसको कुछ छूट मिलता। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव 5000 पर मंथ,
he reside in his own house at Calcutta, क्या होगा, कोई exemption मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। House rent allowance received rupees 5,000 into 12 months, कितना? 60,000। Less exemption. Under section 10 14A नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। Resides in his own house और कुछ इतना अलाउंसेस है, टोटल करो 12,000 plus 21,600 plus 12,000 plus 3,000 plus 7,000 plus 6,000. Is it 61,600? 61,600. सर हाउस रेंट 60,000 है सर। Right. $60,000. ऑटोमेटिकली टोटल का फिगर भी चेंज हो जाएगा। कितना ग्रॉस सैलरी? 6,91,600. ग्रॉस सैलरी। क्लियर और नॉट? बोलिए, यहां तक कोई डाउट? सर हाउस रेंट 13A होगा ना? 1013 है, सॉरी हाँ 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 1013 है। CH मतलब चिल्ड्रेन, M मतलब मंथ। सर बाकी जो एग्जाम्पशन है उसका क्या सेक्शन है? क्या? 1014 बाकी जो सब 14 सर, सब 1014। कोई सवाल यहां तक? सर चिल्ड्रन एजुकेशन बोलिए ना। चिल्ड्रन एजुकेशन में कुछ तो बोलने का नहीं है। यहां पर मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन में बोला था ₹100 पर मंथ इज एग्जेम्प्टेड, तो दिया है 50 रुपया पर चाइल्ड के लिए। तो पर चाइल्ड कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय? दिया है 50, और 100 कैसे क्लेम कर सकता है? टोटलिटी में तो 100 नहीं बोला है, इंडिविजुअली 100 बोला है, तो इंडिविजुअली तो मिला है 50, तो एग्जेम्पशन 100 कैसे होगा? 50 होगा। ठीक है? यस सर। चलिए, प्रोविडेंट फंड। मैं ब्रीफ में बताता हूं। अलाउंस का पार्ट यहां खत्म होता है, इसके बाद एक्चुअली सेक्शन 17(1) के भीतर लास्ट पार्ट में करा रहा हूं, दैट इज प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है फ्यूचर एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड दोनों ही कंट्रीब्यूट करके एक फंड बनाते हैं, कॉर्पस बनाते हैं।
at the time of his retirement or at the time of retrenchment or whatever may be, at the time of leaving the job, the employee will get the entire amount. So it is a kind of fund for his future use. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों का पैसा ही बाहर जाके निवेश होता है, सो दैट वो पैसा से इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए, प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी दोनों ही इन्वेस्ट कर रहा है। एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट कर रहा है एम्प्लॉय के नाम पे और एम्प्लॉय तो अपने नाम पे ही इन्वेस्ट कर रहा है। वो इन्वेस्ट करने से जो इनकम होगा, तो यहाँ पर कितना इनकम का कंपोनेंट है सोचिए तो, आपके बिहाफ पर आप लोग बोलिए तो यहाँ पर कितना इनकम का कंपोनेंट है? क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ पर एक प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बाहर इन्वेस्ट निवेश होता है, वहां से इंटरेस्ट आता है, सो दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका बड़ा पर्पस हो जाए, 20 लाख 25 लाख हो जाए। तो मुझे ये बताइए 20 लाख 25 लाख इनकम में कितना कितना किसका किसका योगदान था? सर सैलरी था और जो इंटरेस्ट आया वो था ना सर, एक आपका कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय खुद अपने नाम पे पैसा जमा कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के नाम पे पैसा दे रहा है, तीसरा एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया है वो भी तो बाहर ही निवेश हुआ है, उससे तो इंटरेस्ट आया, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, और एक भी है एम्प्लॉय ने भी पैसा दिया है, वो भी बाहर में निवेश हुआ है, वहां से पैसा आया है, वो भी तो इनकम है। यस, 4 इनकम हुआ। लेकिन बोलो टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनकम बेनिफिट कितना है? 4 ना 3? आंसर होगा सर 3। क्यों? सोच के देखिए, मैं खुद को बेनिफिट दे सकता हूं, तो मेरा ही इनकम का पैसा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट इज मेरा निवेश है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो मेरा इनकम नहीं है। मैंने जब इनकम मिला था वो मेरा इनकम है, अब जब निवेश कर रहा हूं मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा इनकम नहीं है, तो वो हो गया आपका क्या? नॉट अ इनकम। लेकिन एम्प्लॉयर आपके नाम पे दे रहा है, मतलब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपके लिए बेनिफिट, दैट इज इनकम। आपका इन्वेस्टमेंट बाहर से इंटरेस्ट लेके आ रहा है, वो भी आपका बेनिफिट, इनकम। आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बाहर से निवेश करके इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी आपका इनकम। तो बेसिकली कंपोनेंट एलिमेंट है 4, लेकिन इनकम है 3। 4 कंपोनेंट क्या क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ओके, नाउ ये 4 कंट्रीब्यूशन के भीतर इंटरेस्ट का कंपोनेंट हो गया, इसमें इनकम कितना है? 3। एम्प्लॉयर जो देता है, एक्सटर्नल लोग आपके नाम पे बेनिफिट दे रहा है, पैसा दे रहा है, दैट इज इनकम। वही इनकम बाहर में निवेश होके इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज इनकम। आपका कंट्रीब्यूशन बाहर जाके इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, वो भी इनकम। लेकिन आप जो कंट्रीब्यूट करते हो कभी भी इनकम नहीं हो सकता, बिकॉज आप इनकम का ही एक पार्ट वहां पर निवेश कर रहे हैं। तो प्रोविडेंट फंड, the fund is created or maintained by the employer for the future benefit of the employees. It is like an investment for future benefit to the employees. The fund is accumulated by the contributor of employer, by the contribution of employee and interest on such contribution. In case of self-employed, मतलब जो बिजनेस करता है, जो किसके अंडर में मुलाजिम नहीं है, the fund is accumulated by the assess's own contribution. तब उस प्रोविडेंट फंड का नाम दूसरा होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड छोड़ के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, और वो भी हो सकता है एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे हम लोगों का कॉलेज में हम लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर मतलब कॉलेज हम लोगों के भी आपने कोई पैसा निवेश नहीं करता है। कितना टाइप प्रोविडेंट फंड है? 4 प्रकार का प्रोविडेंट फंड है। एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो लोगों के लिए है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसके ऊपर हम लोग पूरा क्लास काम करेंगे, दैट इज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। द प्रोविडेंट फंड इज मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉयज। जहां पर ही है तो वहां पर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो लोग मेंटेन कर सकते हैं, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही पैसा देते हैं।
अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब प्रोविडेंट फंड जहां पर एम्प्लॉय दोनों ही पैसा देता है, लेकिन वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब वो जो तरीका बोला है इन्वेस्ट करने का वो फॉलो नहीं कर रहा है। दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड मान लीजिए जो किसी का मुलाजिम नहीं है, वो लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड क्या होगा, वो लोग बैंक में देखना पीपीएफ अकाउंट होता है, वहां पर निवेश करते हैं, वहां पर आप ही इन्वेस्ट करेंगे और कोई नहीं, बिकॉज आपका तो एम्प्लॉयर नहीं है। अच्छा सर, एक बंदा एक से ज्यादा प्रोविडेंट फंड का मेंबर हो सकता है? यस, वो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उस ऑर्गेनाइजेशन में आइदर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनेगा। दूसरा, वो पर्सनली पीपीएफ अकाउंट में आप वो कर सकता है, मेरा भी पीपीएफ अकाउंट में पैसा है, मेरा कॉलेज प्रोविडेंट फंड में भी पैसा है, तो मेरा 2 हो गया। टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑन अक्यूमुलेशन, तो यहां पर 2 जगह पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टैक्स बताएंगे, एट द टाइम ऑफ अक्यूमुलेशन और एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल। चलिए, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, ये क्या इनकम हो सकता है? नो, ये इनकम ही नहीं, तो इसके लिए एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट करने से आपको 80C में छूट मिलता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था ना, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप जब टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे वहां पर कुछ डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 में मिलता है। उसमें वन ऑफ द एलिमेंट है, अगर आप आपके नाम पे प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हो तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन सा प्रोविडेंट फंड? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में नो डिडक्शन, मतलब अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा रख तो सकते हो अपना प्रोविडेंट फंड, लेकिन आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल 80C का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 100% इनकम है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए जो इनकम दे रहा है वो एग्जेम्प्टेड है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए एग्जेम्प्टेड है अप टू 12%, टैक्सेबल कितना है? इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% तक ये एग्जेम्प्ट है, 12% से ऊपर आपका क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। यूआरपीएफ नॉट टैक्सेबल, अगर यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर पैसा देता है तो उस टाइम वो टैक्सेबल नहीं होता है। पीपीएफ में सर क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। वाई सर क्वेश्चन पैदा नहीं होता है? बिकॉज पीपीएफ में सिर्फ एम्प्लॉय पैसा रखता है, यहां पर एम्प्लॉयर का नामो निशान नहीं है। नाउ टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सच फंड ड्यूरिंग द ईयर, जितना उस फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पूरा ही एग्जेम्प्टेड है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5%, मतलब 9.5% तक इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्टेड माना जाता है। इससे ऊपर अगर होता है तो टैक्स देना पड़ेगा। यूआरपीएफ में नॉट टैक्सेबल, मतलब यूआरपीएफ में रखना ही तो बेटर है, जितना पैसा जमा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टैक्स नहीं होगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट। पीपीएफ में सर वो भी एग्जेम्प्टेड, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आरपीएफ में 9.5%। इसका एक कारण है, एसपीएफ एंड पीपीएफ में कभी 8.5% से ज्यादा नहीं देता है, तो इसके लिए 9.5% सीलिंग, इसका मतलब है ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही बोल दिया है उसका इंटरेस्ट इनकम ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए 9.5% इज टैक्सेबल। सर एक चीज समझ में नहीं आया, ये 12% ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? इस सैलरी का मतलब देखो, मैंने जब डीए करा रहा था तब मैंने बोला था दैट इज बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट plus commission based on fixed percentage on turnover। सर ऐसा सेम वो लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा था एग्जैक्टली आप लोगों ने पढ़ा था जब मैंने एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपको कराया था, तब यही था, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। नाउ ये मैंने बताया था टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑन एक्यूमुलेशन। अभी बताऊंगा
taxability of provident fund on withdrawal. देखो at the end at the time of payment, to employee का पेमेंट करने के टाइम क्या होगा? अगर एसपीएफ है तो जितना अमाउंट दिया है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, आरपीएफ है जितना अमाउंट दिया है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, बिकॉज वो जब जमा हो रहा था तब 12% से ऊपर हुआ था टैक्सेबल हुआ था, 9.5% से ऊपर हुआ तो टैक्सेबल होगा, बाकी और टैक्स नहीं था। पीपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अब मजा देखो यूआरपीएफ में, अब मजा देखो यूआरपीएफ में। देखो क्या मजा है। यूआरपीएफ जब जमा हुआ था कोई टैक्स नहीं हुआ था, लेकिन जब यूआरपीएफ से पैसा विड्रॉ करके लेके जाएगा, हाल देखो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब वहां पर तो 12% तक छूट था, यहां पर क्या किया, पूरा टैक्स कर दिया। 1 रुपया भी दिया तब भी वो टैक्स कर दिया। इंटरेस्ट भी पूरा टैक्स, वहां पर तो 9.5% का छूट था सर, यहां पर कोई छूट नहीं है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और ये टैक्सेबल का सवाल नहीं है, क्यों? बिकॉज एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है सर उसके ऊपर तो वो तो इनकम नहीं है, वो अपना इनकम का ही पार्ट निवेश करता है, तो निवेश है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, दैट इज जब यूआरपीएफ से आपको पैसा मिलेगा। डन। नाउ taxability in case of transfer of fund from RPF to URPF. जब recognized provident fund are from URPF to RPF, मतलब पहले अनरिकॉग्नाइज्ड था, उसके बाद शिफ्ट होके वो क्या हुआ, रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। तो क्या होगा, पहला दिन से जब से वो रिकॉग्नाइज हुआ, इग्नोर करो, जिस दिन से फंड क्रिएट हुआ है आपके नाम पे, उस दिन से लेके डेट ऑफ रिकॉग्निशन तक टोटल सैलरी का 12% से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। चलो पढ़ते हैं। प्रीवियसली नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ यूआरपीएफ. Now after getting recognition from the income tax commissioner, the accumulated fund is transferred to RPF. Now taxability of the transferred balance is based on the assumption that fund is recognized from the starting date. मतलब आपके नाम पे जो फंड क्रिएट हुआ है, मैं मान के चलूंगा स्टार्टिंग डेट से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर रिकॉग्नाइज होता तो क्या होता सर, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट किया है उसका वो अगर 12% से ऊपर है तो 12% से ऊपर टैक्सेबल होता, 12% से नीचे कोई टैक्सेबल नहीं होता। तो यहां पर भी सेम, टोटल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पहले भी नॉन टैक्सेबल था, अभी भी नॉन टैक्सेबल ही रहेगा। टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ओवर द पीरियड, मतलब ओवर द पीरियड आपको जितना सैलरी मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, टोटल करके उसका 12% कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसका जो डिफरेंस आएगा 12% से ऊपर वही टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फंड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब इंटरेस्ट भी टोटल करेंगे, देखेंगे कितना 9.5% से ऊपर है, जितना 9.5% से ऊपर है उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा। सो दैट इज अ 3 कैटेगरी ऑफ आइटम जो मैंने आप लोगों को इंडिविजुअली बताया है। क्या क्या मीनिंग ऑफ द प्रोविडेंट फंड, types of provident fund, taxability of provident fund and accumulation, and taxability of provident fund on final withdrawn, taxability in case of transfer of provident fund from URPF to RPF. बोलिए यहां तक कोई सवाल है और नहीं? ये प्रॉब्लम जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं।
यहां तक कोई डाउट है? यस और नो तो बताइए। सर टाइप समझाइए ना। सॉरी, टाइप्स और एक बार बोलो। टाइप्स सर, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, हाँ बोलो। बोलो। हाँ सर समझा दीजिए ना, ये चारों चारों वो चारों को समझाने के लिए, अच्छा ओके। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो लोगों के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब प्योर गवर्नमेंट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है वो कमिश्नर से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कमिश्नर ने वो प्रोविडेंट फंड को मान्यता दिया है। मान्यता देने से ही क्या होगा, प्रोविडेंट फंड में जो ही पैसा दोगे उसका ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंडर कैटेगरी में होगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट मतलब सिंपली जो प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसके लिए है? जो लोग एम्प्लॉय किसी का नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करता है, तो वो लोगों के लिए तो फ्यूचर में प्रोविडेंट फंड चाहिए, तो वो लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए पीपीएफ बनाया है, वो बैंक में भी है। हर बैंक में पीपीएफ अकाउंट ओपन चाहे तो आप ओपन कर सकते हो। ओके, यहां तक कोई डाउट? टैक्सेबिलिटी, विथड्रॉल। सर हाँ एक्यूमुलेशन बोलो। क्या है सर, टैक्सेबिलिटी? सॉरी, सर जो पीएफ का टैक्सेबिलिटी हो रहा है सर एक्यूमुलेशन में, वो क्या है सर? पीएफ में तो मैंने बोला है ना, इंटरेस्ट एक बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक बेनिफिट मिलता है। सर ये सब बेनिफिट का टैक्सेबिलिटी क्या होगा, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर बोला है। अगर एम्प्लॉय आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, यूआरपीएफ प्रोविडेंट फंड है, तो यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, वो 12% से ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली इंटरेस्ट भी एक प्रोविडेंट फंड में इनकम है, वो इनकम अगर 9.5% तक इंटरेस्ट आपको साल में मिलता है तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन आपको इंटरेस्ट अगर 12% 13% मिल जाता है तो 2.5% 3.5% के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये आरपीएफ के लिए। अगर आपका प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ है, सो नो टैक्सेबिलिटी एट द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन, लेकिन हाँ जब विथड्रॉ करोगे तब फुल टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। और सैलरी का मतलब एक 12% ऑफ सैलरी का मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, यस सर। चलिए मैं आपके लिए एक इलस्ट्रेशन कर ही देता हूं। सॉल्यूशन, आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कल पढ़ के आइएगा, हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे तब आपको बहुत मजा लगेगा। आज मैं एक छोटा प्रॉब्लम आपको करा देता हूं, कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी।
बेसिक सैलरी कितना 2,40,000. 2,40,000. सॉरी 2,40,000. 2,40,000. बीए सर कुछ नहीं बोलेगा, अज्यूम करते हैं फॉर्मिंग पार्ट। सर मैं अज्यूम नहीं करूंगा तो आपका आंसर अलग आएगा, काट देगा, नॉट एट ऑल। लेकिन जो भी करोगे लिखना पड़ेगा। 15,000 कितना 1,80,000. 80,000. कमीशन कितना कमीशन ऑन टर्नओवर 1%। कमीशन ये क्या है सर 500 दैट इज फिक्स कमीशन। कितना 6,000. उसके बाद कमीशन ऑन टर्नओवर कमीशन ऑन टर्नओवर कितना 1%। फुल 1% ऑन Sales. फ्लैट कितना बेटा 2,000. 2,000. कमीशन अलाउंसेस यहाँ पर कुछ है नो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन लुक एट द बोर्ड, कंट्रीब्यूशन और कब बोलूंगा लुक एट द बोर्ड। छोड़ो जो हो प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF in excess of 12% of salary, in excess of 12% of salary क्या होगा in excess of 12% of salary। 12% तक कुछ नहीं बोलेगा, मतलब 12% तक अलाउड है। इन एक्सेस अगर 12% देते हो बेटा देन आपको क्या करना पड़ेगा, वही 12% से ऊपर टैक्सेबल देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा सर, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना 54,000 लेस 12%। Excellent. এখন যাও ফোন করুক তারপরে। 12% of salary, ये सैलरी का मतलब इक्वल टू दैट इज करते हैं सैलरी वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर आरपीएफ बेसिक
2,40,000 DA फॉर्मिंग पार्ट कितना 180. Tools 1,80,000 commission on turnover TO on sales कितना 1,000. गलती से भी आप लोग 6,000 मत लीजिएगा, फिक्स कमीशन है, सिर्फ टर्नओवर के ऊपर ही कमीशन आप लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज 2,000, दैट इज सैलरी। तो सैलरी इस पर्पस के लिए कितना हुआ 3 लाख 4 लाख 12% of salary, 12% of salary कितना 4,22,000 into 12%, 50,000। 640. चलो आराम से कर सकता हूँ, 12% ऑफ सैलरी मतलब मेरा 50,000, मेरा जो लेवल है उससे 50,640 तक छूट हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा -54,000, सो टैक्सेबल हो जाएगा 3,360। ओके 3,360 interest credited to RPF in excess of 9.5%, कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बेटा 11%, 12,100। तो क्या बोलोगे interest credited at the rate of 11%, 12,100। कितना तक छूट है, कितना तक इंटरेस्ट क्रेडिट इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा 9.5. 9 less interest at the rate of 9.5%, कितना बोलो करोगे 12,100 into 9.5 divided by 11, yes or no? Yes sir. 12,100 into 9.5 by 11, सबको पूछ रहा हूं, समझ में आया? एक बार बता दियो. फिर से बताएं, Yes, sir. 12,100 रुपए एट द रेट ऑफ 11% रेट में इंटरेस्ट अगर है तो 12,100 रुपए 12,100 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 9.5% अगर रेट होता तो कितना होता सर, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9.5। Yes, sir. स्नेहा बुझेছো? Yes, sir. पंकज समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir. विष्णुप्रिया हाँ सर বুঝতে মানে পেরেছি স্যার 11% পাচ্ছে, 9.5% এর উপর ট্যাক্স দিতে হবে, তাহলে ট্যাক্সটা কত দিতে হবে স্যার এক্সট্রার উপরে? এক্সট্রাটা কত 12,000 minus 10,450, 1650 1550। बस और तो कुछ नहीं है।
Gross salary. Clear or not? सर 1650 Canon. सर 12,100 है। বললেই হবে। ओ, आज बोले है तो राइट ही होगा। 3360 प्लस 8000 प्लस 4,20,000 4,33,010 एग्री 4,33,010 डन। सो दैट इज योर ग्रॉस सैलरी। समझ में आया? ये 12% है 9.5% के मतलब। अच्छा सर, ये अगर क्वेश्चन आर के जगह में अगर यू आर बैठा देता, यू आर, चलिए सेम इलस्ट्रेशन। आप लोग बहुत मुझसे बर्बाद कराते हैं। ऊपर कीजिए ना। क्यों करूंगा? फीस दिया है। यस सर। आज देन ऊपर करो। अब मजे के मजा लगेगा इसके बाद वाला जो पाठ करा हुआ। एकदम इजी, एकदम इजी। यस सर। काम क्या है सर? यहां पर छोटा करके यू आर लिख देते हैं, UN। वो जो गया हाथ से। हाँ, अनरिकॉग्नाइज कर दिया। ये भी URPF कर दिया। बोलो क्या होगा? सर सब सेम रहेगा। कंट्रीब्यूशन टू URPF ये सब नहीं रहेगा। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे सर। ब्रैकेट में लिखेंगे फुल्ली एग्जेम्प्टेड, बिकॉज उस टाइम उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। इंटरेस्ट टू URPF कुछ नहीं होता है। तो सर यहां तक तो कछु नहीं होगा, यहां पर भी कछु नहीं होगा। समझ में आया? बिकॉज फुल्ली टैक्सेबल। तो आपको मन में लग सकता है जो सर हम लोग तो URPF में पैसा देंगे भाई, लेकिन आप फंस जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम। जब पैसा विड्रॉ करेंगे पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स दिया जाएगा। और सर RPF से अगर पैसा उठाते हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। वो एक्युमुलेशन के टाइम उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, वो भी कितना? 12% से ऊपर, 9.5% से ऊपर। लेकिन वही अगर URPF होता है, वो तो जमा के टाइम पैसा आपसे वसूलेगा नहीं। जब आप रिटायर करेंगे तब आपका फंड से जब पैसा मिलेगा फुल टैक्स कर देगा। तो बोलिए कौन सा इजी रहेगा? URPF में पैसा रखना ना RPF में पैसा रखना? RPF में। ऑलवेज सर एट द एंड सब में टैक्स देना पड़ेगा ना। RPF में तो 12% का तुमको छूट मिलता है, 9.5% का छूट मिलता है। हाँ, URPF में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यस ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दिया। कोई सवाल? नो सर। अच्छा चलिए